नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। जोश के साथ जितना पढ़ोगे उतना मजा आएगा, क्योंकि सिर्फ बुक की नॉलेज नहीं, एक एक्स्ट्रा और बिहेवियर नॉलेज लेके चलना है। यहाँ दोस्त बताना चाहता हूँ, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर सेकंड ईयर में जो बच्चे हैं उनके पास दोस्त टोटल 3 बुक है। कौन कौन सी? इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अब इन तीनों बुक में से काफी सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं क्यों ना आपको इन तीनों बुक्स में से अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम्स, अगर दोस्त मेन क्वेश्चंस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा दूं तो दोस्त आपका पूरा एग्जाम्स निकल जाएगा और अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाओगे। अच्छा आइडिया है? तो दोस्त कमेंट में बताना, हाँ सर बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा आइडिया है। और बताना चाहता हूं भाई आप सभी को कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और वीडियो नंबर 1 है। सारी वीडियोस को सेक्वेंस में देखना। मैं तीनों बुक के जो क्वेश्चन है सेक्वेंस में करवाते जाऊंगा। हाँ, मैं बता जरूर दूंगा आपको कि ये क्वेश्चन इस बुक का है, ठीक है दोस्त। इससे पहले जो लास्ट ईयर मैंने जो वीडियो डाला था दोस्तों इन तीनों बुक के ऊपर, वो रिवीजन है, प्लीज उसको जरूर देख लेना। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। दोस्त इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ये जो है बुक, ये जो पेपर है, ये बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर में भी है। जो न्यू स्टूडेंट इस बार स्टूडेंट जो डीयू में एग्जाम देने वाले, तो उनसे भी बोलूंगा मैं इस वीडियो को जरूर देखना, आपके लिए फायदेमंद है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। दोस्त आज हमारा फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारत के समय, यानी कि भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी, आंतरिक और बाहरी। क्वेश्चन फिर से बता दूं एक बार, चलिए समझते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारत के समक्ष बाहरी और आंतरिक चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। अगर दोस्त इस क्वेश्चन को और मैं आसानी से बताऊं, प्रेजेंट चैलेंजेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आया दोस्त में कौन कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक मतलब इंटरनल मतलब जिसका संबंध पूरा हमारे देश से हो, जो ऐसे खतरे, जो ऐसे चैलेंजेस जिसका पूरा का पूरा रिलेशन हमारे ही कंट्री से होता है। और एक्सटर्नल यानी कि बाहरी मतलब हमारा मैटर पूरे देश पे इफेक्ट पड़ता हो। आया दोस्त समझ में, यानी कि वर्ल्ड से उसका कहीं ना कहीं संबंध होता हो। यहाँ पे सबसे पहले जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने वाले हो तो याद रहे आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है एग्जाम्स के अंदर, और मैं हमेशा बताता आया हूँ। क्या आपको पता है कि एग्जाम में कैसे लिखते हैं? नहीं पता तो मेरी वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, एग्जाम में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले दोस्त करते हैं इस वीडियो की स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन। किसको क्या पता था कि आज़ादी का जो ये जश्न है ये ग्रहण में बदल जाएगा और दोस्त भारत विभाजन का शिकार हो जाएगा। हम दोस्त रात के 12 बजे तक फुल जश्न में थे। हमने वो सपना जो देखा था दोस्तों, 200 वर्षों से अधिक हम गुलाम रहे, और उस गुलामी का जब हम आज़ादी जश्न मना रहे थे तो दोस्त वो जश्न हमारा बहुत धूमधाम से बना, लेकिन इस जश्न को विभाजन का ग्रहण लग गया और कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता दंगे ने हमारी पूरी जश्न पे पानी फेर दिया, रायता फैला दिया। दोस्तों गदर मूवी सबने देखी है, उस समय के हालात को हम फील कर सकते हैं। और इस तरीके से भारत के विभाजन की पूर्व संध्या पर सांप्रदायिकता दंगे और नया नया हमें आज़ादी मिला था। आर्थिक रूप से पिछड़ेपन थे हम, देश के अंदर इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगारी, अशिक्षा, इन सभी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था भी और बैकवर्ड थी। यानी कि इंट्रोडक्शन में हम ये कह सकते हैं कि भारत के पूर्व संध्या पर भारत के अंदर सांप्रदायिकता की जो दंगे थे, जो कम्युनल जो रिवोल्ट्स थे वो, एंड उसके बाद दोस्तों जो इकोनॉमिकल रूप से हम जो बैकवर्ड थे, इन दोनों ने ही भारतीयों को बिल्कुल रूप से जकड़े रखा और कहीं ना कहीं भारत में अशांति का माहौल बनता गया। लेकिन क्या जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो ये चैलेंजेस हैं ये कौन कौन से थे, क्वेश्चन ये पूछा गया। यहाँ पे दोस्त जब आप इंट्रोडक्शन दे दोगे तो इंट्रोडक्शन के बाद जैसे 2-4 लाइन आपको इंट्रोडक्शन में बताना होता है, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ क्विट्स बताओ। क्विट्स मतलब कि कुछ विचारक हो या किसी बंदे ने इसके बारे में क्या कहा है। तो यहाँ पे एक बंदा दोस्त जो सबसे हमारे इम्पोर्टेंट है भाई, वो है नेहरू जी, है ना। नेहरू ने क्या कहा था कि हमने जो सपना देखा था वो आज रात 12 बजे सच होने वाला है, और किस तरीके से ये जो सपना एक जिम्मेदारी के रूप में हमको मिलने वाला है। स्वतंत्रता के बाद ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए आरामदायक है, बल्कि ये और संघर्ष वाला जीवन अब हमारा शुरुआत होने वाला है, क्योंकि नए नए स्वतंत्रता मिलना कोई बड़ी बात
तो थी हमारे लिए, लेकिन इसको बरकरार रखना एक और बहुत ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजेस था। तो दोस्त यहाँ पे ये नेहरू जी ने ये सारी बात कही, यानी कि इंट्रोडक्शन, फिर नेहरू जी की ये बात, देन अब आप बताओगे कि भारत के अंदर आंतरिक और भारत के बाहर बाहरी, यानी कि एक्सटर्नल चैलेंजेस कौन कौन से थे। क्लियर है दोस्त? यहाँ पे जो जो बता रहा हूँ बस अच्छे से समझना, बुक्स या कोई भी चीज़ पढ़ने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्त, यहाँ पे बताना चाहता हूँ काफ़ी सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में होते हैं, कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम में होते हैं। तो दोस्त यहाँ पे मैंने लिखा इंग्लिश मीडियम में ये जो पॉइंट्स सारे हैं, बट हिंदी है भाई, नॉर्मली है, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, पॉलिटिकल की इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं होती या हिंदी, ठीक है। लेकिन इसके दोस्त मैं हर तीनों बुक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इन सब के नोट्स दोस्त मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके आप नोट्स और जो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी बुक की, हम दोस्त वही क्वेश्चन करेंगे लाइन से। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना आप उसमें चेक करके, फर्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला जो आज मैं आपको करवा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंतरिक चुनौती कौन कौन सी थी भारत के पास। देखो दोस्त, हमने ये सब तो जान लिया कि भारत के उस समय सांप्रदायिकता के दंगे के कारण काफ़ी सारे जो दंगे हुए, इस दंगों में मुस्लिम जो वहाँ पे जाने वाले थे वो तो चले गए, कुछ यहीं पे रह गए। अब जो यहाँ पे रह गए उनका जो नज़रिया था उनको देखने का दोस्त बिल्कुल अलग था। और वो जो कहते हैं ना यार कि जब कोई भी दंगा हो जाता है तो उसका जो जहर है वो हम इंसानों के मन में फूट के कहीं टूट रहा होता है। और ये दोस्तों और बड़ी बात हमारे लिए, क्योंकि जब भी इंसान उसको देखता तो हम ये नहीं देखते थे कि हम सबके सब हिंदुस्तानी हैं, हम दोस्त धर्म के चश्मे से सबको देख रहे थे। और इसी कारण से कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता जो है ना दंगे, इसको और प्रमोटिंग मिला, ये और ज़्यादा प्रमोट हुआ, बढ़ावा मिला इसको और ये बढ़ता गया। लेकिन दोस्तों अगर हम आंतरिक और बाहरी कुछ खतरों की बात करें और चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहले आता है मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रजवाड़ों को, देसी रजवाड़ों को भारत में शामिल करना। हिंदी वाले मीडियम वाले जो सुन रहे प्लीज़ ध्यान रखना मेरी बात को जो बता रहा हूँ। यहाँ पे जो लिखा है वो समझते जाना, मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ पे क्या है कि भारत के समय लगभग दोस्त जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ उस समय तो 565 ऐसे क्षेत्र, ऐसे एरिया थे जहाँ पे किंग का राज हुआ करता था। किसका? राजा का, जिसको रजवाड़े कहा जाता था। अब अंग्रेजों ने कहा था या तो ये 565 रजवाड़े पाकिस्तान में शामिल हो जाए या इंडिया में शामिल हो जाए या अपना अलग ही कंट्री बना ले। और भाई ये अलग हो जाते हैं तो हमारे लिए तो खतरे, हम भारत दोस्तों बड़ा टूट जाता, हमारी यूनिटी खतरे में आ जाती। लेकिन दोस्त भारत के आयरन मैन कौन है? लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है। 182 फीट की मूर्ति भूल गए क्या? यह स्टैचू यूनिटी कहाँ? गुजरात के अंदर। दोस्त इस तरीके से उन्होंने 565 को पूरे को भारत में शामिल करवाया। लेकिन हाँ दिक्कत आया था, जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, दोस्त इन सब में दिक्कत है, मणिपुर हो गया, इन सब में दिक्कत आया। लेकिन कहीं ना कहीं हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आया। हैदराबाद को भी दोस्तों पुलिस एक्शन के द्वारा शामिल करवा लिया गया भारत के अंदर, वो भारत में शामिल होना चाहता नहीं था। लेकिन जम्मू कश्मीर का दोस्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उसको शामिल करवाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद भी जब वो शामिल होना नहीं चाह रहा था भारत में तो 370 आर्टिकल नेहरू ने किसको? दोस्त हरि सिंह जो था वहाँ का राजा, जम्मू कश्मीर का राजा, उसको बोला कि हम आपको एक आर्टिकल देंगे स्पेशल और एक स्पेशल राइट देंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को और वहाँ की सरकार को, जिसको दोस्त यही 370 आर्टिकल है ये, जिसको 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? मोदी ने खत्म कर दिया। ठीक है दोस्त, पर अब 370 धारा नहीं है, अब जो जम्मू कश्मीर है भारत का वो एक क्या सेंट्रल यूनिटरी स्टेट बन चुका है। ठीक है दोस्त यहाँ पे। एंड अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, रीजनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन। पॉइंट का मतलब क्या है कि क्षेत्रीय और प्रशासनिक एकीकरण कैसे बनाया जाए। देखो भारत के अंदर सेकंड प्रॉब्लम ये आई चैलेंजेस कि भारत के अंदर लोग दोस्त पूरा भारत बहुत बड़ा है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में पूरा भारत फैला हुआ है और इतना बड़ा क्षेत्रफल में दोस्तों काफ़ी सारे हर दोस्त एरिया में अलग भाषा अलग धर्म के लोग रहते हैं। अब उन लोगों में क्या रीजनल, जितने भी रीजनल है जोन्स हैं, उन सब में दोस्तों यूनिटी बनाना, उन सब में एकता बनाना हमें चैलेंजेस था, पहली चैलेंजेस। एंड दोस्तों दूसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन, किस तरीके से देश की सरकार इन सब में यूनिटी बनाए और इंटीग्रेशन बना के रखे, यानी कि एकता बना के रखे और शांति के द्वारा इनको
प्रमोट करें, यानी कि डेवलप करें। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये था कि दोस्त भारत का विभाजन, जो डिवीज़न था, ये ताज़ा हुआ था। और दोस्तों भारत का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पे होना, लोगों के मन में ये फूट रहा था कि नहीं, सब कुछ धर्म के आधार पे होना चाहिए। और उस समय लोगों के मन में से धर्म का जो है ना चश्मा, वो उतारना बहुत बड़ा चैलेंजेस था। और फिर इसी कारण से हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई रीजनल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन करने में, कि किस तरीके से हम सभी लोगों में एकता बना के रखें ताकि कोई सब जगह शांति, पीसमेंट सारा काम हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई हमारे, कंट्रोल ओवर कम्युनल रिवोल्ट्स। मैंने दोस्तों आपको बताया कि हम किस तरीके से सांप्रदायिक जो गैंग्स हैं, जो सांप्रदायिक दंगे हैं, उस पर कैसे नियंत्रण पाए। सबसे बड़ी हमारे लिए ये चुनौती थी, चैलेंजेस था। क्योंकि देखो सांप्रदायिकता के दंगे पूरे भारत में फैला, दिल्ली हो गया आपका, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता हो गया, या आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, यानी दोस्तों सब जगह फैल गया था ये। और ये कम्युनल रिवोल्ट्स को किस तरीके से दोस्तों शांत किया जाए, चैलेंजेस था हमारे में। लेकिन फिर भी दोस्त उस समय की सरकार ने कहीं ना कहीं किसी तरीके से भी उन लोगों को शांत किया जो इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। उनको दोस्तों जेल तक में डाल दिया गया था। और यहाँ तक तो बताऊं कि ऐसे लोगों को दोस्त जो इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे दोस्त, उनको जेल में नज़र बंद कर दिया गया था ताकि वो बाहर ही ना आए, है ना। एंड नेक्स्ट है रीसेटलमेंट ऑफ 60 लाख रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान। अब यहाँ पे दोस्त क्या हुआ कि वो लोग जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे वो तो चले गए, लेकिन वो लोग, वो मुस्लिम लोग जो भारत में ही रुक गए थे, पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहते थे, जिनकी दोस्तों लगभग संख्या 60 लाख बताई गई। और इन 60 लाख लोगों को कहाँ पे रखा जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और दोस्त इसका सलूशन निकाला गया ये कि भारत के स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, इन सब में इनको रखा गया। वहीं पे दोस्तों खाने पीने की बंदोबस्त किया गया। आए तो समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ किनको दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम कम्युनल गैंग्स। दोस्तों मैंने आपको बताया, अब ये जो लोग, ये जो मुस्लिम लोग जो यहाँ पर रुक गए, जो लोग 60 लाख के आसपास बताए जा रहे हैं, इन सब को उन लोगों से कैसे बचाया जाए जिनके मन में अभी भी सांप्रदायिकता, कम्युनल का दोस्त जो कहते हैं ना, जो बीज बो दिया गया, अब तो वो पेड़ बन चुका है। अब दोस्त वो तो लोगों को अटैक करेंगे ही करेंगे। और इसी कारण से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि इन मुस्लिम्स का, देखो हम एक के कारण से हम पूरे मुस्लिम समाज का, हम किसी एक के कारण से पूरी हिंदू समाज का गलत तो साबित नहीं कर सकते ना दोस्त। और जो यहाँ पे रुक गए थे वो, उनका मामला कुछ भारत पर रहना पसंद किया उन्होंने, वो भारत से, अपने हिंदुस्तान से प्रेम करते थे। और इसी कारण से दोस्त, लेकिन जो भारतीय हिंदुस्तानी थे, जो उस समय सिर्फ कहते हैं जो कट्टर धर्म के समर्थक थे दोस्त, वो कहीं ना कहीं इनसे बिल्कुल कहते हो एक मतभेद, डिस्ट्रीब्यूट होना। और इसी कारण से सबसे बड़ा चैलेंज था कि इनको प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, इन मुस्लिम्स को जो यहीं पे रुक गए हैं, इनसे कम्युनल गैंग से, जो सांप्रदायिकता के जो गुट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंट्रोल ऑफ कम्युनिस्ट रिविलियन। मैं आपको दोस्त बताना चाहता हूँ कम्युनिस्ट रिविलियन मतलब क्या है, कि हम किस तरीके से कम्युनिस्ट साम्यवादी विद्रोह को शांत करें, कंट्रोल करें। दोस्तों हुआ ये था कि भारत में जब ये सब दंगे चल रहे थे तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी एक बहुत, यानी कि सेकंड नंबर पे पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस के बाद इसी का नाम आया करता था। और ये चाहती थी कि भारत के अंदर जो सरकार है वो सोशलिस्ट रूप से बने। और मुस्लिम कहीं देखो यार, जब भी कहीं पे कुछ हो रहा हो, कहीं ना कहीं दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज आती है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और उसमें भी ये जो CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये चाहती थी कि सरकार इसकी बातों को मानकर भारत के अंदर एक ऐसा मुहिम चलाए कि सोशलिस्ट स्टेट बनाया जा सके, यानी कि भारत को सोशलिस्ट स्टेट, जो समाजवादी राज्य बनाकर समाज में जो कहते नहीं है कि बिल्कुल ही रूप से एग्रीकल्चर पे बेस हो, इन सब को प्रमोट करे, ऐसी सरकार बना दे। लेकिन दोस्त कहीं ना कहीं जब हिंसा ही अपनाती है, क्योंकि इनका मानना था कि जो गरीब है उनको अमीरी से छीन के गरीब में बांटो, भाई ऐसा कहाँ से साधन है ना। तो हिंसा को बढ़ावा नहीं देंगे भाई, ठीक है। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, हमने सपना देखा था कि भारत जब आज़ाद हो जाएगा तो हम भारत का लोकतांत्रिक देश बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, भारत के अंदर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करना।
और इसके लिए भारत ने दोस्त जो सपने देखे उसको सच भी किया। हमने दोस्त एक इंडिपेंडेंट होते हुए सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा दोस्त हम एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। एंड दोस्त इसके बाद हमने जो लोकतंत्र अपनाया वो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, संसदीय लोकतंत्र था, जिसमें सबसे सुप्रीम जो होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, और जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पे काम करता है। क्लियर दोस्त। एंड जो हमारा कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, सबको फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, सब पे इक्वलिटी और इंडिपेंडेंट का बिहेवियर किया गया है, ठीक है। एंड और दोस्तों शुरुआत सही भारत की खास बात यह है कि हम जैसे कि पाकिस्तान बना, देखो यार यहाँ पे द्विराष्ट्र सिद्धांत सब जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम के आधार भारत का विभाजन हुआ। इस्लामिक कंट्री बन गया पाकिस्तान, तो भारत यहाँ पे सेक्युलर कंट्री बना। हमने सभी धर्मों को रिस्पेक्ट किया, सम्मान दिया और इक्वल माना, और यहाँ तक दोस्त हमने सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के फंडामेंटल राइट्स में 25 से 28 तक लिख भी दिया, ठीक है दोस्त। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो यार आंतरिक की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे देश की भुखमरी तो हमने देख लिया था। और दोस्त ये जो लोग जहाँ पर लोग गए, या मैंने बताया आपको कि किस तरह से उनको स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में रखा गया, उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या होगा भाई। हम अपने खुद के भारतीयों का पेट तो भर नहीं पा रहे थे हैं, और इतने लार्जेस्ट में जो रिफ्यूजीज आए उनका भी, प्लस अब भारत की जो इकोनॉमी थी दोस्त वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी पहले। अब हम नए नए आज़ाद हुए थे दोस्त, अंग्रेजों ने खूब चूसा था हमें, अब और दोस्तों चूसी हुई गुठली को छोड़ के गए थे वो हैं भाई। भारत ये वही है ना, सोने की चिड़िया, क्या हाल बना के गए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भारत का इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे हो, इसके लिए दोस्त भारत ने क्या किया, आर्थिक विकास करने के लिए क्या किया, भारत ने पंचवर्षीय योजना निकाली, 5 ईयर प्लान्स निकाले। पीसी महालनोबिस जी हो गए, इन्होंने क्या कहा कि हमें एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना होगा, तभी देश विकास कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। ये तो सब जानते हैं भाई कि सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम इन सब के बाद यही आती है लास्ट में कि किस तरीके से हम राष्ट्रीय एकता बना के रखें, है ना, सभी धर्मों को यूनिटी बनाएं, सभी भाषाओं को यूनिटी में जोड़ कर रखें और इकोनॉमिकल ग्रोथ के रूप में चलें। और दोस्त कहीं कहीं मेरे दोस्त ये स्टार्टिंग में 1-2 साल तक तो चलता ही रहा है सही, लेकिन आगे कुछ सालों में जाकर ये सारा मुद्दा शांत हो पाया। ये जो कम्युनल रिवोट्स का जो मुद्दा था, है ना, सांप्रदायिकता का जो मुद्दा था दोस्त, ये तो हो गया आंतरिक वाली बात। अब बात करते हैं हम ये बाहरी यानी कि एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या क्या था हमारे पास। दोस्त एग्जाम में आपको सेम पॉइंट्स बनाना है, ठीक है, और कोशिश करना टेबल में बना के लिखने से और भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। पहले टेबल में पॉइंट्स लिख दो, देन उसके बाद हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करो। दोस्त पॉइंट में आप क्या लिखोगे, एक्सप्लेन कैसे करोगे, ये मैंने अपने वेबसाइट पे दे रखा है, आप सिंपल वहां जाकर समझ सकते हो, क्योंकि दोस्त ये सारे पॉइंट्स आपको अपने आप बना कर लिखना है। और दोस्त अगर पॉइंट समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, आया था समझ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, अवॉइडेंस ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। देखो यार हमारा पॉलिसी ये रहा है कि हम हमेशा पीसमेंट को प्रमोट करते हैं, शांति को बढ़ावा देते हैं, इसलिए हमने पाकिस्तान से युद्ध के लिए क्या किया, नज़रअंदाज किया। हम युद्ध उससे नहीं करना चाहते थे और दोस्त हमने पूरी कोशिश करी बचने की। उसके बाद भी दोस्त 1947 में कहीं ना कहीं जो झगड़ा हुआ दोस्तों वो वही है, पूरे ट्रेनें दोस्तों लाश भर के जाते थे आते थे। एंड दोस्तों 1948 में एक बार यहाँ पे लड़ाई हुआ था जम्मू कश्मीर में, दोस्त से पाक ने क्या कहते हैं अटैक कर दिया था, जिसको आज हम POK कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसपे दोस्तों आज भी पाकिस्तान का क्या है, एम्फसाइज है दोस्तों, उसका ही वहाँ पे भी कब्जा है। एंड दोस्त इस तरीके से ये वाला पॉइंट हमारा क्या हुआ। अब ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो भारत का जो रिलेशन है वो अदर कंट्री के साथ क्या रहा, यानी कि भारत का जो चैलेंजेस है वो अदर कंट्री की वजह से है। तो यहाँ पे पहला ये हो जाता है ना, तो हमने यहाँ पे युद्ध को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया हमने। इसके बाद दोस्तों हमने बिल्कुल शांति से रहे, और दोस्त ये शांति शायद हमारे लिए थोड़ा खतरा साबित हुआ। 1948 में जब पाकिस्तान ने अटैक किया, POK पे अटैक करने के बाद पाकिस्तान ने कहा ये हमारा हिस्सा है। दोस्त नेहरू इस समय प्रधानमंत्री, दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे बताना जरूर, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन नेहरू ने क्या किया, ये मुद्दा लेके चले गए UNO में। अरे भाई यार UNO कौन होता है हमारे इंटरनल मामले में आने के लिए, जम्मू कश्मीर तो भारत का स्टेट है उसका क्या मतलब है UNO को आने का। और दोस्त नेहरू जब चला गया UNO के अंदर तो यह मुद्दा इतना पेचीदा हो गया। अब जाके दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को मोदी जी ने यह हटाया। यानी कि हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं
कि अब तक जो जवानों की कितनी दोस्तों जाने गई वहां पे अब तक, तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा उस समय सोल्व हो जाता। दोस्तों पीओके आज जहां पे पाकिस्तान आज अपने आतंकियों की फैक्ट्री चला रहा है, वहां पे ट्रेनिंग दे रहा है, तो दोस्त पीओके को भी तो हमारा क्षेत्र है, इसको लेना चाहिए ना हमें। कब देश की सरकार क्या कर रही है, समझ में नहीं आता यार। और दोस्त इस तरीके से पीओके यूएनओ में जब नेहरू को यकीन अटैक करके उससे फटाफट छीन ले, हैं चले गए यूएनओ में भाई फटाफट, और भाई देखो भाई हमसे ले लिया है। अब भाई यूएनओ अमेरिका का है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ बैठा है, थोड़ी भाई हेल्प करेगा, सोचने वाली बात है ना भाई। लेकिन अब तक पीओके हमने नहीं लिया है, देखते हैं कब हो। जैसे भाई धारा 370 खत्म हुआ, क्या पता मोदी जी अगर चाहे तो भाई पीओके भी ले ले। तो क्या राय है आपकी इस टॉपिक को मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन भाई जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर और किसी का अपोजिशन में नहीं हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, रिसीविंग फाइनेंशियल एड, आर्थिक सहायता प्राप्त करना वाइल रिमेनिंग सेपरेट, यानी कि दोनों महाशक्तियों से अलग रहते हुए, फ्रॉम बोथ द सुपर पावर्स, यानी दोस्तों दोनों महाशक्तियों से अलग रहते हुए आर्थिक सहायता प्राप्त करना। देखो दोस्त हमारी पॉलिसी रही है, ना तो हम यूएसएसआर में शामिल हुए ना यूएसए में शामिल हुए भाई, हमने तो नाम अपनाया हुआ था। नाम का मतलब क्या है, नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। हम किसी भी गुट में शामिल होंगे, हम दोनों से सहायता लेंगे। भारत भी बड़ा देश, तालिके लगा रहे हो क्या, है ना दोस्त, इस तरीके से। तो ये दोस्त हमारा नेक्स्ट है जो कि हमने एक्सटर्नल चैलेंजेस के रूप में अपनाया, क्योंकि हम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हम इसमें शामिल हो या इसमें शामिल हो। इसमें शामिल होंगे तो इससे दुश्मनी लेनी पड़ेगी, अगर यूएसए में शामिल होंगे तो यूएसएसआर से दुश्मनी लेनी पड़ जाएगी। हम किसी में शामिल नहीं होंगे, हम बीच का रास्ता अपनाएंगे। बीच का रास्ता है कौन सा, नाम का है, नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट का, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है दोस्तों, मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये थी कि अभी अभी नए हम ब्रिटेन से आजाद हुए थे, अगर हम इन दोनों में से किसी में शामिल हो जाते हैं तो भारत कहीं ना कहीं अपनी इंडिपेंडेंस कहीं खो ना दे। इसलिए दोस्त हमें अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके चलना था, इसको बनाए, यानी कि स्वतंत्रता को बरकरार रखकर चलना था, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रमोटिंग नाम। देखो हमने स्टार्टिंग से दोनों गुट में शामिल ना होकर शीत युद्ध को, जो लड़ाई है दोस्तों उसको कम करने में और गुट निरपेक्षता को प्रमोट करने में अपना क्या दिया था दोस्तों, अपनी पॉलिसी अपनाई थी, कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूसिंग द आउटब्रेक। क्या करना, रिड्यूसिंग द आउटब्रेक ऑफ द कोल्ड वार। हमने दोस्त शीत युद्ध की उग्रता में कमी लाने का पूरा प्रयास किया था। जैसे कि दोस्तों जब क्यूबा का संकट हुआ, वियतनाम का युद्ध हुआ, कोरिया का युद्ध हुआ, इन सभी युद्ध में दोस्त हमने अपनी सेनाओं को भेजकर यूएनओ की भी हेल्प करी, और कहीं ना कहीं इन सभी युद्ध में हमने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर शांति को प्रमोट करने, पीसमेंट को प्रमोट करने की बात कही। अगर दोस्त क्यूबा की बात करूं मैं, तो जब 1961 में दोस्तों जब क्यूबा पे अमेरिका अटैक करने वाला था, और दोस्त यहाँ पे सोवियत संघ भी आ गया था, यूएसएसआर भी आ गया था, तो ये थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाता इससे। लेकिन दोस्त यहाँ पे दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सजेशन गया कि प्लीज युद्ध ना करो, दिक्कत हो सकता है। कुछ फैसले सही तो कुछ फैसले दिक्कत वाले भी लिए, है ना। एंड यानी कि हमने शीत युद्ध को कम करने में, जो आउटब्रेक था ये ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसको कम करने में अपना हेल्प दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट आपका चैलेंज ऑफ आइडियोलॉजी। अब भारत के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम किसकी ये आइडियोलॉजी अपनाएं, या तो हम इसकी सोशलिज्म अपनाएं समाजवादी यूएसएसआर की, या हम दोस्तों कैपिटलिज्म अपनाएं अमेरिका की। अब दोस्त हमने ना इसमें शामिल हुए, हम ना इसमें शामिल हुए, तो हम दोनों में से किसी की भी आइडियोलॉजी नहीं अपना सकते। तो दोस्त हमने क्या किया, इन दोनों का मिक्सअप अपनाया, जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। और दोस्त हमने कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म दोनों को मिक्स करके अपनाया, ठीक है दोस्त, बीच का रास्ता। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश पीस इन साउथ एशिया। देखो हम भारत के साथ साथ जो ये दंगे के कारण, इस दंगे का प्रभाव दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे, पूरे साउथ एशिया पे पड़ा, है ना। और हम चाहते थे कि पूरे दक्षिण एशिया में एक सबसे बड़ी कंट्री होने के कारण हम सब में क्या करें, पीसमेंट को प्रमोट करें एंड दक्षिण एशिया में शांति स्थापना के प्रयास किए गए। नेक्स्ट दोस्तों अपोजिंग कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। हम दोस्त अपनी बेसबात और साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। इसका मतलब होता है जब कोई भी महाशक्ति या शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को गुलाम बना ले, और दोस्त इसकी मार तो हम झेल चुके हैं, ब्रिटेन ने खूब मारी हमारी है, खूब। पर दोस्तों एक्सपेक्टेशन क्या था हमारा, हम सब जानते हैं, सोने की चिड़िया को कैद करके अपने पिंजरे में रख लिया। सोने चिड़िया भाई है दोस्तों, भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था,
अंग्रेजों से लूटा भाई फुल दबा के। और इस तरीके से दोस्त भारत ने इसका हमेशा अपोज किया। और ये सारे हमारे एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं और ये हमारे इंटरनल चैलेंजेस हैं। लास्ट में दोस्त आपको देना है वैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, कि क्या ठीक रहा क्या गलत रहा। दोस्त मूल्यांकन में ये बताओ आप कि इन चैलेंजेस को हम सब ने एक्सेप्ट किया और भारत कहीं ना कहीं इन चैलेंजेस को दूर करने में और दोस्त ठीक करने में आगे रहा और दोस्त कहीं ना कहीं इसको सफलता भी मिली। लेकिन हम अभी भी उस चैलेंज को झेल रहे हैं। क्या सांप्रदायिकता की जो बीमारी है देश के अंदर से आज पूरी तरीके से खत्म हो पाई है? क्या आज भी आर्थिक जो पिछड़ापन है, इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड है, क्या वो ठीक हो पाया है? क्या आज बेरोजगारी खत्म हो पाई है? क्या देश में से आज अनएजुकेटेड लोगों की कमी हो पाई है? भरमार है। तो दोस्तों मूल्यांकन एवोल्यूशन में सच्चे यानी कि ठीक भी और गलत भी दोनों बातें बतानी होती है। तो नेक्स्ट आपको लास्ट में एट लास्ट क्या निष्कर्ष बताना होगा। निष्कर्ष में दोस्त आपको देना है क्या कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता में किस तरीके से विभाजन का ग्रहण लगा और हमने जो भी आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता को जो चुनौतियां उसको सामना करते हुए भी अपनी मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखा। इसलिए भारत आज पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है एक बहुत बड़ा लोकतंत्र और एक बहुत बड़ी संविधान का देश होने के कारण। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और इन तीनों बुक्स के दोस्तों क्वेश्चन मैंने दे दिया है, सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का। और इस क्वेश्चन का दोस्तों पूरा क्वेश्चन है और इसका दोस्तों और आप चाहते हो कि पॉइंट भी एक्सप्लेन करके मिले आपको, तो दोस्त मैंने अपने वेबसाइट पे दे रखा है, जाके फटाफट चेकआउट करें और इसको रीड आउट करें, अपने सभी दोस्तों पे शेयर करें। सब जगह एजुकेशन का माहौल बनाना है, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाकर सोने की चिड़िया बनाना है। दोस्त अगर आप चाहते हो तो मेरे काम का सपोर्ट कर सकते हो दोस्त, और नोट्स लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना ताकि जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।